जय श्री कृष्णा। आप सभी को कैसे हैं आप? कल हमने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में काफ़ी डिटेल में जानकारी ली थी और आज भी मैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के मेथड्स को डिस्कस करने वाली हूँ। उसके पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी थोड़ी मदद कीजिए ताकि ये जो लेक्चर्स हैं वो औरों को भी मिल सकें और मेरा भी थोड़ा जो पढ़ाना है सफल हो जाए। आई होप सो कि अगर आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। सॉरी। चलिए शुरू करते हैं। हमने कल डिस्कस किया था कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या होती है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में 3 सेंटर बिंदु होते हैं। एक होता है टीचर, एक होता है लर्नर और एक होता है आपके बीच का करिकुलम, एनवायरनमेंट, सिलेबस, व्हाटएवर यू वांट टू से। तो अब टाइम बदल चुका है, पढ़ाई का तरीका बदल चुका है, मेथड्स डेवलप हो गए हैं। शायद पहले की बात की जाए तो पहले के टाइम में कोई मेथड्स नहीं थे जिनसे टीचर्स बच्चों को पढ़ाने का तरीका ढूंढते थे। जो सेट कर दिया गया था उन्हीं को आगे बढ़ाया जाता था। लेकिन आज के समय में बहुत सारे ऐसे मेथड्स की इन्वेंशंस हो चुकी है जो कि बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज़ में ली जाती है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन्हीं सारे मेथड्स को, जो वन बाय वन डीपली हम डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने जिस तरीके से इन स्लाइड्स को बनाया है उसके अंदर आपको एक कोर पॉइंट्स मिलेंगे। ऑब्वियस सी बात है, आपके जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें आपको रिटर्न नहीं करना है। वो कोर पॉइंट्स जो आपको उसकी थ्योरी की जड़ तक, रूट तक ले जाते हैं, वो पॉइंट्स को मैंने इसके अंदर इंक्लूड किया है। अगर आप इन पॉइंट्स को अपने माइंड के अंदर रखते हैं तो आपके लिए ये प्रोसेस बहुत ईजी होगी। बेसिकली टीचिंग लर्निंग मेथड्स होते क्या हैं? एक अपनी जनरल लैंग्वेज में बोला जाए हिंदी में कि भाई टीचिंग लर्निंग मेथड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। ये एक तरीका होता है, एक स्ट्रेटजी होती है जिससे टीचर जो होता है वो हेल्प करता है। किसकी हेल्प करता है? स्टूडेंट्स की हेल्प करता है, ताकि वो नॉलेज को अंडरस्टैंड कर सकें, अपने स्किल्स को डेवलप कर सकें और उनकी वैल्यूज़ को बढ़ा सकें। इंग्लिश में बात करी जाए तो टीचिंग लर्निंग मेथड्स आर द वेज एंड द स्ट्रेटजीज यूज्ड बाय अ टीचर्स टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड नॉलेज, डेवलप स्किल्स एंड बिल्ड वैल्यूज। ये डेफिनेशन मैंने यहाँ पर इसलिए लिखी है ताकि जब आप इस डेफिनेशन को पढ़ें तो आपको समझ में आ जाए कि मेथड मतलब क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं मेथड से। तो बेसिकली कितने तरीके के मेथड्स होते हैं जो कि आज के टाइम पर बच्चों की लर्निंग में उनको हेल्प करते हैं। लेक्चर मेथड होता है, डिस्कशन मेथड होता है, डेमोन्स्ट्रेशन होता है, प्रोजेक्ट मेथड होता है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मेथड्स होते हैं, कोऑपरेटिव मेथड्स होते हैं और एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है ह्यूरिस्टिक मेथड होता है। वो भी काफ़ी मतलब आज के टाइम पर ज़्यादातर जो सवाल आते हैं वो ह्यूरिस्टिक मेथड से आते हैं, प्लेवे मेथड से आते हैं, एक्टिविटी बेस्ड मेथड से आते हैं। तो डीप में हम एक एक करके उनको लर्न करेंगे, जानेंगे कि आखिर ये मेथड्स एक दूसरे से डिफरेंट क्यों हैं। गला अभी थोड़ा सा ख़राब है, पहले से बेटर है बट स्टिल फेसिंग प्रॉब्लम। तो चलिए शुरू करते हैं। लेक्चर मेथड। अब लेक्चर मेथड क्या होता है? ट्रेडिशनल मेथड इसे कहा जाता है। सदियों से जो शुरुआत हो रही है पढ़ाने की वो इसी मेथड से हो रही है, जिसमें एक लेक्चर होता है। जो लेक्चरर जो होता है, लेक्चरर कहा जाता है। आपको पता हो तो जो कॉलेजेस के जो टीचर्स होते हैं उनको लेक्चरर्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो लेक्चर देते हैं क्लास के अंदर बच्चों को। अब लेक्चर देंगे तो क्या होगा? लेक्चर दे रहे होंगे तो बच्चा बैठ करके शांति से सुनेगा। और पहले के ज़माने के टीचर्स तो इतने खड़ूस होते थे कि बीच में आप लेक्चर्स को रोक करके कुछ पूछ भी नहीं सकते थे। जो प्रॉब्लम्स हम फेस करके आए हैं, आई होप सो कि आप भी करके आए होंगे। तो बेसिकली इसे ट्रेडिशनल मेथड माना जाता था, जिसमें एक्टिव सिर्फ टीचर हुआ करता था, लेक्चरर हुआ करता था और जो स्टूडेंट्स होते थे वो पैसिव तरीके से बैठे हुए रहते थे और सुनते थे। अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती थी तो भी वो उसको डिस्कस नहीं करते थे। तो ये जो मेथड है आज के टाइम पर इसको कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन फिर भी
बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर ये लेक्चर मेथड आपको बहुत मदद करता है। बेसिकली डेफिनेशन की तरफ चलें तो ये क्या कहती है कि टीचर एक्सप्लेन द टॉपिक वर्बली वाइल स्टूडेंट्स लिसन। स्टूडेंट्स बैठ करके सुनेंगे और टीचर जो होगा वो अपना लेक्चर देगा। वेल फीचर्स की अगर मैं बात करूं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस स्लाइड्स के अंदर इनके अंदर मैंने इनके कोर पॉइंट्स को डाला है। उन कोर पॉइंट्स को भी आप लर्न कर लेते हैं तो आपको डेप्थ में जाकर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि लेक्चर मेथड्स का मेन फीचर्स क्या होते हैं कि वो टीचर सेंटर्ड होता है, क्योंकि इसमें बच्चे का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। और जो लार्ज क्लासेस होती हैं, जैसे बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी आईटी की क्लासेस होती हैं जहाँ पर बाहर से लेक्चरर्स को बुलाया जाता है, स्पेशल फैकल्टीज़ को बुलाया जाता है स्पेशल टॉपिक को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, देने के लिए लेक्चर, उसके बारे में डीपली बताने के लिए। तो इस तरह की लार्ज क्लासेस के लिए लेक्चर मेथड यूज़ में लिए जाते हैं। टाइम सेविंग होता है, एक एक इंसान पर खर्च नहीं करना पड़ता टाइम। हज़ारों बच्चों को एक साथ बिठा दिया जाता है और माइक लगा दिए जाते हैं, जगह जगह पर टीवी लगा दी जाती है जहाँ पर वो लेक्चरर आपको लेक्चर देता हुआ, जैसे प्रवचन होते हैं, इन शॉर्ट फॉर्म आप बोलना चाहें प्रवचन होते हैं, जिसमें साधु महात्मा बैठ कर के प्रवचन देते हैं और लाखों की भीड़ सुनती है। टीवी पर भी लाइव आता है, तो इसको बोला जाता है लेक्चर मेथड। अब इस लेक्चर मेथड के एडवांटेज भी हैं, क्या कि भाई लेक्चरर जो है वो बिना डिस्टरबेंस के, बिना अपना टाइम वेस्ट किए सिलेबस को फटाफट ख़त्म करवा देता है। उसको मैटर ही नहीं है कि बच्चा पढ़ रहा है, उसे क्या समझ में आया, उसके क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं या फिर व्हाटएवर, उसको कोई मैटर नहीं है। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स जो बेसिकली होती हैं उनके लिए लेक्चर मेथड काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि उसमें डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कुछ नहीं होता, ग्रुप डिस्कशन के लिए कुछ नहीं होता है, बस थ्योरी के हिसाब से उन मेथड्स को समझा दिया जाता है। यही उसके एडवांटेज होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी लिमिटेशंस ये है कि इसके अंदर जो मेन सेंटर्ड पर्सन है, जो मेन सेंटर्ड बच्चा है, वो ही पैसिव हो जाता है, जिसके लिए आप सब कुछ कर रहे हो। वो बोलते हैं ना, इन टुडेज टाइम, आज की फैमिली में, इन टुडेज टाइम फैमिली के अंदर लोग इतने बिजी हो गए हैं कि जिनके लिए वो इतना सब कुछ कमा रहे होते हैं उन्हीं के लिए टाइम नहीं होता है। तो बेसिकली आप हाथ पैर तो बहुत मार रहे हो, लेकिन जिनके लिए आप जो कुछ कर रहे हो वो उनके लिए ही आपको आप जो कर रहे हो वो यूज़फुल नहीं है। तो इंट्रैक्शंस लेस होता है, एक दूसरे से बातें नहीं हो पाती। तो ये था लेक्चर मेथड। लेकिन इसका यूज़ आप कहाँ कर सकते हैं? जैसे सपोज़ करिए कोई नया टॉपिक आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि एक-एक के पास जाकर के मैं उसकी वैल्यूज़ बताऊँ, उसके बारे में बताऊँ, तो एक बड़ा-सा सेमिनार रख दिया प्रोडक्ट डिस्कशन के लिए। वैसे मार्केटिंग फील्ड में जैसे हमने एमबीए किया था तब ऐसा ही होता था, बड़े-बड़े सेमिनार्स होते थे। मैंने भी मार्केटिंग एंड फाइनेंस के अंदर एमबीए किया हुआ है, तो वहाँ पर बड़े-बड़े सेमिनार्स होते थे। उन सेमिनार्स के अंदर लेक्चरर्स आते थे, स्पेशल फैकल्टीज़ को बुलाया जाता था। सेमिनार्स के अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते थे जहाँ पर लेक्चर्स के थ्रू उनके बारे में बताया जाता था। अब जैसे इसमें बताया गया है कि जीन पियाजे और वाइगोस्की की थ्योरी जो है, जिस तरीके की थ्योरी उन्होंने दी है, उनको लेक्चर मेथड्स के थ्रू आप बोल करके समझा सकते हैं। तो बेसिकली ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन टुडेज टाइम नहीं है। आगे चलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। अब डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के अंदर क्या होता है, होता तो ये भी लेक्चर मेथड की तरह ही है, लेकिन इसके अंदर डेमोन्स्ट्रेट करके चीज़ों को दिखाया जाता है। जैसे मैथ्स की कोई प्रॉब्लम है तो उस मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर उसके पूरी कंसेप्ट्स को तोड़ा जाता है, उसके बाद उसको सिंथेसिस करके समझाया जाता है। दैट इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेशन। साइंस के जो जैसे मेरे पास साइंस रहा है, तो साइंस के एक एक एक्सपेरिमेंट्स के लिए आपको उसको एनालिसिस करके उसको सिंथेसिस करने में जो मेथड्स काम आते हैं उनको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। बिना डेमोन्स्ट्रेशन साइंस आप पढ़ नहीं सकते। तो बेसिकली इसके अंदर भी बच्चा जो है वो बैठा तो रहता है, लेकिन वो चीज़ों में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेता है, क्योंकि चीज़ें उसे करते हुए दिख रही होती हैं। जैसे हमारे टीचर्स जो थे वो इंस्ट्रूमेंट्स लेकर के बैठ जाते थे, लेकिन बच्चों को नहीं बोला जाता था कि जाकर के उन इंस्ट्रूमेंट्स को छेड़ो। एक एक पार्ट्स अलग करके वो टीचर्स दिखाते थे हमको, हम देखते थे, लेकिन हमें थोड़ा इंटरेस्ट आता था कि कुछ देखने को मिलता है। दैट इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो टीचर शोज एन एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी वाइल एक्सप्लेनिंग। कुछ भी आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो आपको डेमोन्स्ट्रेशंस के माध्यम से
कराई जाती हैं। अब इसका एडवांटेज क्या होता है? इससे एडवांटेज ये होता है, आपने सुना होगा कि अगर आप कोई चीज़ को देखते हैं तो देखने से जो उन चीज़ों पर ज़्यादा इफेक्ट होता है और आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से लर्न होती हैं। तो वो एक तरीके की अंडरस्टैंडिंग है, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इम्प्रूव होती है। जैसे भजन नहीं, सॉरी, ये प्रवचन सुनते सुनते कई बार लेक्चर मेथड लेते लेते आपको नींद आ जाती है, लेकिन डेमोस्ट्रेशन मेथड में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर आपकी दूसरी ज्ञानेंद्रियाँ, सेंसेस, मतलब आपके आईज जो हैं वो भी वर्क कर रहे हैं, वो भी जागरूक हैं, वो भी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। विजुअल लर्निंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशंस ये है कि अगर आपके पास प्रॉपर मटेरियल नहीं है तो आपका डेमोस्ट्रेशन मेथड बीच में ही आपकी रेपो खराब कर सकता है। आप कोई साइंस का डेमोस्ट्रेशन करने जा रहे हैं और उस साइंस का डेमोस्ट्रेशन करने के बीच में आपके पास मटेरियल नहीं है जिससे कि बच्चा उस विधि को पूरा कर सके, तो आपका ये जो डेमोस्ट्रेशन मेथड है वो फेल हो सकता है। तो प्रॉपर तरीके का मटेरियल होना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड नंबर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड, अभी तक हमने जो पढ़ा वो टीचर सेंटर्ड थे, बस डिफरेंसेस ये था कि एक के बाद एक थोड़ा सा ग्रेड उनका बढ़ रहा था। आगे चलते हैं, वो है डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड क्या होता है कि स्टूडेंट एंड टीचर्स डिस्कस अ टॉपिक टुगेदर। कितनी अच्छी बात है कि जब एक स्टूडेंट टीचर के साथ में डिस्कशन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो चीज़ों को इलॉबरेट कर रहा है, वो चीज़ों को एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा है, चीज़ों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और टीचर जो है उसके डिस्कशन में उसका साथ दे रहा है। इससे क्या होता है, क्वेश्चंस पुट होते हैं और क्वेश्चंस के जब आंसर्स निकलते हैं तो बहुत सारी ब्रेन की ब्रांचेस जो होती हैं ना वो डेवलप होती हैं। इसी को बोला जाता है डिस्कशन मेथड। जैसे नॉर्मली अपने घरों में बोला जाता है कि कोई भी काम आप करने जा रहे हैं तो एटलीस्ट बैठ कर के सब लोग डिस्कस कर लो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि एक ही चीज़ को लेकर के सब लोगों की जो एडवाइस और राय है जो है डिफरेंट हो सकती है, और उन डिफरेंट चीज़ों को मिला करके आप एक सेंट्रल पॉइंट्स पर पहुंच सकते हैं। तो इसको बोला जाता है डिस्कशन मेथड, जो काफ़ी अच्छा होता है। अब डिस्कशन मेथड जो है वो कितने तरीके का हो सकता है? ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, आपका पैनल डिस्कशन हो सकता है, क्लासरूम डिस्कशन हो सकता है। छोटी छोटी क्लासेस के लिए अगर बात की जाए तो वो क्लासरूम डिस्कशन होता है, क्लास में ग्रुप बना दिए जाते हैं। सेम ग्रुप के बजाय अगर आप डिफरेंट ग्रुप्स बनाते हैं ना, तो आपको जो इलॉबरेशन है वो ज़्यादा अच्छे से होता है, क्योंकि चार वो लोग जो डिफरेंट तरीके से सोचते हैं उनकी चार डिफरेंट एडवाइजेस एक सेंटर पॉइंट पर आती है। पर आप एक जैसे लोगों का ग्रुप बना दोगे तो वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। पैनल डिस्कशन क्या होता है? पैनल डिस्कशन इंटरव्यूज वगैरह के अंदर पैनल डिस्कशन चलता है आजकल। पैनल बिठा दिया जाता है, जो बच्चे का इंटरव्यू ले रहा होता है वो आपस में डिस्कस करता है। ग्रुप डिस्कशन कहाँ होता है? जब जॉब्स वगैरह लगती हैं तो वहाँ पर एक थर्ड सेशन होता है जिसको बोला जाता है ग्रुप डिस्कशन, जहाँ पर जो सेलेक्टेड बच्चे हैं उनको बिठा दिया जाता है और वो आपस में एक टॉपिक देने पर वो डिस्कस करते हैं, और पैनल उनको जज करता है कि जो डिस्कशन हो रहा है उसमें किसका कितना पार्टिसिपेशन हो रहा है और किसका कितना माइंड जो है वो डेवलप्ड है चीज़ों को लेकर के। वैसे आजकल ग्रुप डिस्कशन आपको हर क्लासेस में मिल जाएगा। छोटे छोटे बच्चों की क्लासेस के अंदर भी ग्रुप बना दिए जाते हैं और उनको डिस्कस करने के लिए बोला जाता है। अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, डिस्कशन जब आप करोगे तो एक के बाद एक आपकी जो सोचने की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है वो बढ़ती जाती है, आपकी स्किल्स जो हैं वो डेवलप होती जाती हैं, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, क्योंकि एक आप कमरे में अकेले मिरर के सामने बोलते हो और एक 10 लोगों के बीच में बोलते हो, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है। पार्टिसिपेशन, जैसे एक बार आपने पार्टिसिपेट कर लिया तो दूसरी बार के पार्टिसिपेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उस एक्सपीरियंस से आप गुजर चुके होते हैं। तो ये होते हैं इनके बेनिफिट्स। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट मेथड। अब प्रोजेक्ट मेथड को किसने डिस्कवर किया था? प्रोजेक्ट मेथड को डिस्कवर करने वाले थे विलियम हर्ड क्लिपैट्रिक। क्लिपैट्रिक को याद करने का, इसका याद करने की मैंने एक ट्रिक बनाई थी, प्लीज़ हंसना मत सुनते टाइम, कि आप इस तरीके से इसको याद करो कि विलियम नाम का कोई इंसान है, कोई साइंटिस्ट है जिसने सुना कि भाई उसका जो प्रोजेक्ट है उसको चुरा लिया गया है, इसकी वजह से किसी ने उसको मार दिया।
मतलब विलियम ने सुना कि उसका जो प्रोजेक्ट था वो किसी ने चुरा लिया और उसकी वजह से उसको किल कर दिया गया, मार दिया गया। तो विलियम हर्ट किल, ये नाम मुझसे भी प्रोनाउंस नहीं हो रहा, किलपैट्रिक है, किलपैट्रिक को किल कर दिया गया। विलियम ने ये सुना और क्या हुआ, उनका प्रोजेक्ट चोरी हो गया। आई होप सो कि आपको याद हो गया होगा। ये टूटा फूटा मैंने ये सब चीज़ें बनाई हैं जोड़ने के लिए ताकि आप याद कर सकें। वेल इसका मीन क्या होगा? प्रोजेक्ट मेथड का मतलब होता है रियल लाइफ प्रोजेक्ट, मतलब रियल में स्टूडेंट्स उन पर वर्क कर रहे हैं। जैसे किसी बच्चे को बोला जाए कि प्लांटेशन करना है तो प्लांटेशन करने के लिए बच्चों को बीज सीड्स पकड़ा दिए जाते हैं और वो खुद से उस ज़मीन को खोद करके सीड्स डालते हैं और खुद से प्लांटेशन करते हैं। और बहुत सारे रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि उनको आगे कॉन्फिडेंस लीड करने में हेल्प करते हैं। अब कि किस मेन प्रिंसिपल्स पर वर्क करता है, जैसे लर्निंग बाय डूइंग, जॉन डुई ने दिया था। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब है कि आप करके ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। आजकल तो वैसे छोटी छोटी क्लासेस के अंदर ये मेथड यूज़ में लिया जाता है, प्रोजेक्ट मेथड, जहाँ पे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बच्चों को दे दिए जाते हैं। जैसे मेरे दोनों बच्चों को प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, घर पे आकर के वो उस प्रोजेक्ट्स को करते हैं। हालांकि 90% हेल्प मेरी रहती है, बट स्टिल वो एक एक चीज़ को देखते हैं तो समझते हैं कि हाँ यार, ये सारी चीज़ें इस प्रोजेक्ट के लिए कंपलसरी हैं और इसको इस तरीके से करना है। चाइल्ड सेंटर्ड होता है क्योंकि प्रोजेक्ट पूरी तरीके से चाइल्ड को ही बनाना होता है और एक्टिविटी बेस्ड भी होता है। हर छोटी छोटी चीज़ को एक्टिविटी के माध्यम से प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब चलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की तरफ। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या होता है कि स्टूडेंट सॉल्व्स अ रियल प्रॉब्लम यूजिंग लॉजिकल थिंकिंग। स्टूडेंट्स जो हैं वो लॉजिकल थिंकिंग के बेस पर, उनकी जो लॉजिकल थिंकिंग होती है उसके बेस पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अब ये लॉजिकल थिंकिंग कैसे डेवलप होती है वो डिपेंड करता है टीचर पर कि टीचर किस तरीके से उस प्रॉब्लम को एनालिसिस करने की उनको सलाह देता है, एडवाइस देता है। एनालिसिस करने के बाद में किस तरीके से वो लोग उस चीज़ को सिंथेसिस करते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। वो पुराने ज़माने में क्या अभी भी कहा जाता है ये बात कि जब तक प्रॉब्लम आपके सर पर नहीं आती ना तब तक आपको उसके बारे में कुछ खबर नहीं होती, कुछ आपको ज़िंदगी में उठना नहीं आता। ऐसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि प्रॉब्लम को फेस करने के लिए, प्रॉब्लम के बारे में जानने के लिए उस प्रॉब्लम से गुजरना ज़रूरी होता है। तो इसकी स्टेप्स क्या होंगी? कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करने जा रहे हो तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इस प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन क्या है। आइडेंटिफाई करो उस प्रॉब्लम को कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। फीवर हो रहा है, फीवर चढ़ रहा है, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने टेस्ट लिखा तो सबसे पहले उसने आइडेंटिफाई किया कि इसको फीवर किस तरीके से आ रहा है उस टेस्ट के रिजल्ट पे। फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, जो टेस्ट में रिपोर्ट्स के अंदर जो जो चीज़ें आई थी उन सारी इन्फॉर्मेशंस को उन्होंने कलेक्ट किया। फिर हाइपोथेसिस बनाई कि हाँ भाई ये इस रीजन की वजह से भी फीवर हो सकता है, डेंगू भी हो सकता है, मलेरिया भी हो सकता है, फलाना ढिमका व्हाटएवर। उन्होंने हाइपोथेसिस उसको बनाया। हाइपोथेसिस बनाने के बाद में उन्होंने प्रॉपर टेस्ट दोबारा से करवाया कि ये प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती। फिर उसके बाद वो कंक्लूजन पर पहुंचे। ये एक नॉर्मल एग्जांपल था, बट किसी भी चीज़ को आप इस मेथड्स के थ्रू जोड़ सकते हैं। नॉर्मल सी चीज़ है, दोबारा से देख लेते हैं कि पहले क्या करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम जैसे आपके पास आती है तो आप उसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, सोर्सेस को कलेक्ट करेंगे, इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करेंगे। इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद आप हाइपोथेसिस बनाएंगे कि यार इसको मैं इस प्रॉब्लम से सॉल्व कर सकता हूँ, इस चीज़ से भी सॉल्व कर सकता हूँ, इधर से भी कर सकता हूँ, इधर से भी कर सकती हूँ। तो हाइपोथेसिस बनाने के बाद में आप टेस्ट तैयार करेंगे कि हाँ फाइनली इस टेस्ट के थ्रू, इन हाइपोथेसिस के ऑल ओवर रिजल्ट से ये टेस्ट निकला है। फिर आप जा कर के क्या निकालेंगे, कंक्लूजन। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो होता है उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? बेनिफिट्स होते हैं कि आपकी भयानक वाली क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप हो जाती है, क्योंकि इन सारी चीज़ों से गुजरने के लिए आपको दिमाग बहुत लगाना पड़ता है। उसके बाद में रीजनिंग, हाइपोथेसिस क्या होती है? हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि आपकी रीजनिंग एबिलिटी जो है वो
डेवलप हो जाए। रीजनिंग एबिलिटी का क्या मतलब होता है? रीजनिंग आपने पढ़ी होगी, आता है 10 नंबर के क्वेश्चंस रीजनिंग में आते हैं। रीजनिंग का मतलब क्या होता है? तरह तरह की चीज़ों को टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर करके दिया जाता है और आपको उसको एक सीक्वेंस के अंदर जमाना होता है। जैसे नॉर्मली मैं आपको बता दूं, जम्बल सेंटेंस या जम्बल वर्ड्स, जहाँ पर वर्ड्स को बिखेर दिया जाता है और आपको कलेक्ट करके उसे एक राइट मीनिंग वर्ड बनाना होता है। ये छोटे छोटे बच्चों की क्लास में भी शुरू होता है, तो उनके हिसाब से ये उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है। चलिए, इसका बेनिफिट मैंने आपको बता ही दिया, क्रिटिकल थिंकिंग होती है। अब आते हैं मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि ह्यूरिस्टिक मेथड, जो कि चाइल्ड सेंटर्ड मेथड होता है। और इसके अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो खुद से मतलब खुद की नॉलेज से उस प्रॉब्लम को डिस्कवर करते हैं, उसके सॉल्यूशन को डिस्कवर करते हैं। तो खुद से खोज विधि भी इसको खोला जाता है। तो जहाँ पर लिखा हुआ आ जाए कि खोज विधि कौन सी है, आंखें बंद करके ह्यूरिस्टिक मेथड आप लगा सकते हैं। जहाँ पर आपको समझ में आ जाए कि बच्चा खुद की नॉलेज से उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, तो वो आपकी ह्यूरिस्टिक मेथड हो सकती है। इसको किसने डेवलप किया था? H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने। अब आप बोलोगे इसको भी याद करने का तरीका क्या है? H ह्यूरिस्टिक शुरू होता है H से, इसका नाम भी शुरू होता है H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग से। खोज विधि, कोई भी इंसान खोज कोई भी खोज कब कर सकता है? जब उसकी आर्म्स जो होती हैं वो स्ट्रांग हो। तो जिसकी आर्म स्ट्रांग होगी वही खोज कर पाएगा, और खोज विधि को हम ह्यूरिस्टिक मेथड कहते हैं। आई होप सो कि इससे आपको ये सब चीज़ें लर्न हो जाएंगी। चलिए देखते हैं इसके सेल्फ फीडर्ड फीचर्स क्या होते हैं। सेल्फ लर्निंग होती है, खोज विधि होती है। सेल्फ लर्निंग मतलब खुद से बच्चा खोजेगा उस प्रॉब्लम को और खुद से सॉल्यूशन निकालेगा। रिसर्च बहुत करनी पड़ती है, ऑब्वियस सी बात है कि जब आप कोई सॉल्यूशन खुद से खोजने की कोशिश करते हो, खुद से जानने की कोशिश करते हो, तो आपको तरह तरह के रिसर्च उसके अंदर जोड़नी पड़ती है, इंक्वायरीज लेनी पड़ती हैं। ये बेसिक टर्म्स हैं जो कि खोज से जुड़ी हुई हैं। आपने CID देखा होगा, तो CID के अंदर अगर कोई भी केस सॉल्व किया जाता है तो खुद से किया जाता है, खुद से वो लोग उस केस को सॉल्व करते हैं। सेल्फ लर्निंग होती है, तरह तरह के केसेस आते हैं जहाँ पर उनकी बहुत सारी रिसर्चेज होती हैं, और रिसर्चेज होने के बाद इंक्वायरी मेथड्स बिठाए जाते हैं। उसके बाद में चलते हैं प्लेवे मेथड। अब प्लेवे मेथड के नाम से पता चल रहा है कि खेल कूद का मेथड है, जो कि एक्टिविटीज़ के माध्यम से कराया जाता है। आजकल तो स्कूल ही बन गया है एक्टिविटीज़ का मैदान, जहाँ पर बच्चों को खेल करके सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। अभी मेरे बच्चे जब आते हैं, पहले तो हमको ऐसा लगता था कि हम जब स्कूल जाते थे तो आधे टाइम हमको स्कूल जाने की इच्छा नहीं करती थी, कभी कुछ बहाना। लेकिन आज के बच्चों को पूछो तो उनको स्कूल जाना अच्छा लगता है। वहाँ पर गेम्स खिलाते हैं, वहाँ पर तरह तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। तो प्ले वे मेथड जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड मेथड होते हैं, जो बच्चों को काफ़ी एंगेज रखते हैं और बच्चे भी काफ़ी खुश रहते हैं। प्राइमरी क्लासेस बेस्ट होती हैं, छोटे छोटे बच्चों को खेल करके सिखाया जाता है। इवन हमको भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि आप भी बच्चों को घर पे कुछ इस तरीके से करें। इनकी लर्निंग जॉयफुल होती है और सोशल स्किल्स, ऑब्वियस सी बात है, एक दूसरे के साथ खेलते हैं, तरह तरह के बच्चे होते हैं वहाँ पे, तो उन सबके साथ में वो खेलते हैं, तो उनकी सोशल लर्निंग जो है वो अच्छे से डेवलप होती है। अब आता है नेक्स्ट एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, जहाँ पर एक्टिविटी बेस्ड का मतलब क्या होता है? स्टूडेंट्स जो हैं वो लर्न किससे करेगा? एक्टिविटीज़ करके। एक्टिविटीज़ मेमोराइजेशन की जगह आप एक्टिविटी करके कोई काम करेंगे तो आपको वो चीज़ ज़रूर याद होगी, क्योंकि इस पूरे लेक्चर में मैंने दो थे, एक तो आर्मस्ट्रॉन्ग था और एक और किलपैट्रिक था। इनको मैंने एक एक्टिविटी से जोड़ा है। एक नॉर्मल सी आपको पजल बना करके दी, एक स्टोरी बना के दी, तो आपको वो नाम ना भूले नहीं होंगे, चाहे लेक्चर की पूरी चीज़ें भूल जाओ। तो इसको बोलते हैं एक्टिविटी। कोई भी एक्टिविटी के हिसाब से आप किसी भी चीज़ को अच्छे से लर्न कर सकते हैं। जैसे रोल प्ले बहुत ही बढ़िया चीज़ है। रोल प्ले आजकल तो रामायण, अभी मेरे बेटे के स्कूल के अंदर फंक्शन हुआ था जिसमें पूरा कृष्ण जन्म बताया था। इतने सारे रोल प्लेस थे, बच्चे का जन्म हुआ, जन्म होने से लेके कंस को मारा, वहाँ तक की जो पूरी एक्टिविटीज़ थी वो सारे बच्चों ने
प्ले की थी। अब सोचो उन्हें तो रामायण या ये रामायण छोड़ो, रामायण, महाभारत, कृष्ण, भगवद गीता पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको तो प्ले वे मेथड से, रोल प्ले मेथड से वो सब चीज़ें याद हो जाती हैं। एक्सपेरिमेंट करना, ग्रुप टास्क, ये सारी चीज़ें एक्टिविटी बेस्ड के अंदर आती हैं। अब उसके बाद आता है कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग का मतलब होता है कि स्टूडेंट्स को वर्क दे दिया जाता है और उनको बोला जाता है कि एक दूसरे का आपस में कोऑपरेट करो, एक दूसरे के साथ मिलकर के इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करो। जैसे हमारे एमबीए के टाइम पे ग्रुप्स बना दिए जाते थे, टीम वर्क होता था, जहाँ पे एक लीडर होता था, बाकी हम सब लोग होते थे। मैं तो लीडर कभी बनी नहीं, बट इस तरीके की कोऑपरेटिव वर्किंग बहुत की है, जहाँ पे एक हमको प्रोजेक्ट दे दिया जाता था। उस प्रोजेक्ट को हमको आठ लोग थे, हम लोग 8 लोगों को हमको करना होता था कोऑपरेट करके एक दूसरे को। तुम ये पार्ट बोलोगे, तुम ये पार्ट वो करोगे, तुमको ये रिसर्च करके लाना है, तुमको वो रिसर्च करके लाना है। तो आपस में एक दूसरे का कोऑपरेशन करके उस एक्टिविटी को कंप्लीट किया जाता था। लीडरशिप डेवलपमेंट भी होती है इसमें। कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स तो हर किसी चीज़ का बेस है। उसके बाद में आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मेथड है वो है आईसीटी। आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आज के टाइम पर इतनी डेवलप है कि पीछे के सारे मेथड्स को आप एक साइड रख दो और इस आईसीटी बेस्ड लर्निंग को आप एक साइड रख दो। जैसे एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आज के टाइम पर इतना खतरनाक धूम मचा रखा है कि किसी और मेथड की बच्चों को ज़रूरत ही नहीं होती। इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज यूज़ में आती हैं। नॉर्मली भी देखो तो यूट्यूब पर आजकल स्मार्ट बोर्ड आ गया है। उस स्मार्ट बोर्ड के जरिए टीचर्स पढ़ा रहे हैं। क्लासेस में जाने की ज़रूरत ही नहीं है बच्चों को। उस स्मार्ट बोर्ड पर कितने अच्छे तरीके से समझाया जाता है। वेल इन फ्यूचर मैं भी सोच रही हूँ कि स्मार्ट बोर्ड लूँ और उस पर आपको लाइव आकर के पढ़ाऊँ। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस होती है, जो जैसे कि प्रेजेंटेशन आपके सामने चल रही है, ये भी पावर पॉइंट से बनाई गई है। ऑनलाइन क्लासेस तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। यूट्यूब पर 90% बच्चा आजकल ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है। एजुकेशनल ऐप्स शुरू हो गए हैं आजकल, घर बैठे आपको सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। तो ये था आज का लेक्चर, जो कि बताता है कि कितने तरीके के टीचिंग लर्निंग मेथड्स को यूज़ करके आप स्टडीज़ को बच्चों के लिए ईजी बना सकते हैं। अगला टॉपिक करेंगे। आपको कोई और टॉपिक अच्छे से समझना है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा ताकि मैं भी बढ़ सकूं और आप भी। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।